नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच सबसे बड़ी समस्या देश की, दुनिया की, आपकी, हमारी, गरीबों की, बेरोजगारों की, अग्निवीरों की, मजदूरों की, किसानों की, देश की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आज भी मेरा ये लाइव उन्हीं को समर्पित है। कहने का मतलब नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही समर्पित है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। नरेंद्र मोदी का नहीं, चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया शायद, और 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव मतदान होगा। नरेंद्र मोदी के राजनीति का सत्यानाश हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा था तो नरेंद्र मोदी ने आज, मतलब इस समय जो ड्रामा शुरू किया है कन्याकुमारी में, उससे और सत्यानाश करवा लिया। हालांकि वो सोचते हैं कि वो इससे लाइमलाइट में बने रहेंगे, उनकी तस्वीरें लोगों तक पहुंचती रहेंगी, तो ये सोचने का कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी मीडिया, मतलब डाबर मीडिया, क्योंकि उनकी मीडिया गोदी मीडिया, क्योंकि उनकी मीडिया सुपारी लेकर उनके लिए काम कर रही है, उनका प्रचार कर रही है। वो कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, सांस भी नहीं लेंगे, तो भी फोटो तो उनका ही जाएगा मीडिया में, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया और डाबर मीडिया में। चाहे वो प्रचार करें, चाहे वो मौन रहें, चाहे वो ड्रामा करें, चाहे वो गाली दे, चाहे वो कुछ भी करें, हर हाल में तस्वीरें तो उनकी ही मीडिया में चलनी है। प्रिंट मीडिया उनको ही छापेगा, गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया उनको ही दिखाएगा। बाकी उनका सोशल मीडिया तो है ही अपना, ट्रोल मीडिया, सोशल मीडिया, उनका अपना आईटी सेल, उनके अलावा किसको दिखाएगा? आप जानते हैं उनके ड्रामे को। तो ये जो ड्रामा उन्होंने कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में शुरू किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये ड्रामा तो कहीं से भी शुरू कर सकते थे, कहीं ये ड्रामा चला सकते थे। अगर वो प्रधानमंत्री कार्यालय में, अपने घर में, यानी पीएमओ में नहीं, प्रधानमंत्री हाउस में, पीएमएच में, हाँ पीपीएच, प्रधानमंत्री हाउस, पीएमएच में रहते तो भी उनका ही फोटो हर जगह चलता। लेकिन उनको ड्रामे से, कहने का मतलब, चैन नहीं आता जब तक वो ड्रामा नहीं करते, जब तक वो झूठ नहीं बोलते, जब तक वो नाटक नौटंकी नहीं करते, जब तक कोई बवाल नहीं करते, तब तक उनको कहां नींद आती है। अब यहां मौन सुना है, मौन धारण भी करेंगे, तो मौन धारण करेंगे तो झूठ तो बोल नहीं पाएंगे। जब झूठ नहीं बोल पाएंगे तो एक्टिंग पुरजोर करेंगे, वही ड्रामा। और अब वो ड्रामा शुरू कर रहे हैं। खैर, वो ड्रामा कर रहे हैं, इसके लिए लोग उन्हें देंगे और उनको वोट देंगे, ऐसा नहीं। वो ड्रामा कर रहे हैं, इसके लिए जो बची खुची उनकी शाख थी, प्रधानमंत्री की शाख थी, उस कुर्सी की इज्जत थी, उसको भी मिट्टी में मिला दिया रे। तो ये हाल है नरेंद्र मोदी का। वैसे एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, भी कलेक्टर को लेकर शिकायत दर्ज कराए हैं कि ये ड्रामा यहां क्यों कर रहे हैं भाई। वैसे कुछ होने जाने वाला है नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं, कौन रोक सकता है उनको? किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, और बेशर्मी से फिर से जाकर उसी की छाती पर मूंग डाल सकते हैं। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी के ड्रामे से अलग पूरी तरह से तमिल मीडिया में छाया हुआ है, तमिलनाडु में पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है गो बैक मोदी। आप हैशटैग गो बैक मोदी टाइप करके देख लीजिए, आपको प्रमाण मिल जाएगा। कहने का मतलब इस समय तमिलनाडु में बूम पर है, या शायद टॉप पे, गूगल में जो भी जहां भी होता होगा, टॉप पे ट्रेंड कर रहा है गो बैक मोदी। अब गो बैक मोदी का क्यों ट्रेंड कर रहा है? गो बैक मोदी ही अपने आप में एक ऐसी बात है जो उनके इस सारे ड्रामे पर पानी फेर देता है। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई? कोई, नरेंद्र मोदी कहीं भी जाएं, कोई गो बैक मोदी क्यों नारा लगाएगा? कोई गो बैक मोदी क्यों ट्रेंड करवाएगा? कोई मोदी से नफरत क्यों करेगा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों? अब यही सवाल आपको समझना होगा।
और आपको खुद विचार करके इस पर अपना मतदान देना होगा। 1 जून को जो वोट पड़ेगा, नरेंद्र मोदी का इतना विरोध क्यों? तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी का इतना विरोध क्यों? इसका अध्ययन करके, इसको समझ करके, इसको आप गूगल से सर्च करके कि ऐसा क्यों, उसके बाद ही आप वोट 1 जून को अपना मतदान दीजिएगा, उसके बाद निर्णय लीजिएगा। अब उस पर प्रकाश डालने वाली बात है कि नरेंद्र मोदी का विरोध तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी गो बैक क्यों है, क्यों ट्रेंड कर रहा है, क्यों लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी को देखना नहीं चाहते, नरेंद्र मोदी का ड्रामा नहीं सुनना चाहते, नरेंद्र मोदी आखिर क्यों? ऐसा क्या कर दिया नरेंद्र मोदी ने? चुनाव में जितना झूठ बोलना था बोल ही रहे थे, देश के हाथ में कटोरा थमाना था थमा ही दिए थे। क्या उसमें तमिलनाडु भी है? सब है, पूरा देश है। किसानों से छल करना था, धोखा करना था, किसानों की जमीन छीनने की कोशिश करना था, कर लिए थे। 3 किसान बिल के जरिए भी और 3 बार ऑर्डिनेंस के जरिए भूमि अधिग्रहण बिल ला करके भी लोगों की नौकरी छीन ली। देने का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, रोजगार देने का वादा किए थे, उल्टा 2 करोड़ रोजगार लोगों का हर साल छीन लिए। 80 करोड़ लोगों के हाथ में, बता चुका हूं कि 80 करोड़ लोगों के हाथ में भीख का 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा थमा दिए। जवानों को, जहां जवान शान से जाता था, 2-2, 3-3, 4-4 साल तैयारी करता था, फिर वो उसे वहां चांस मिलता था और गर्व से वह कहता था कि वो सैनिक है, उसको सम्मान भी मिलता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे भी वॉचमैन बना दिया, अग्निवीर बना दिया। इतना बड़ा धोखा किया। महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ डाली, जेबें काट डाली अडानी और अंबानी के जरिए। पूरे देश का संसाधन, पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल हो, रोड हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सीमेंट हो, कोयला हो, बिजली हो, पानी हो, खाद्यान्न हो, खाद हो, उर्वरक, बीज हो, संयंत्र हो, सरकारी कंपनियां हो, पीएसयूज हो, एपीएमसी मंडियां हो, रेलवे की जमीनें हो, एयरफोर्स की जमीनें हो, सबका सब नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे डाला। कहने का मतलब, जो अराजकता नरेंद्र मोदी करना चाहते थे कर चुके, जो धोखा देश से करना था कर लिए, देश से जो छल करना था कर लिए, देश को जो लूट करके अडानी को देना था दे दिए, काला धन पूरा का पूरा अंडरग्राउंड करके अडानी को समर्पित कर दिए, अडानी को तीसरे नंबर पे पहुंचा दिए, पहुंचाना था पहुंचा दिए, सब कुछ तो नरेंद्र मोदी कर ही दिए। और आम आदमी के मन में ये कसक है और ये आम आदमी समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं आज भी। नरेंद्र मोदी के लिए देश मायने नहीं रखता, सिर्फ गुजरात उनका देश है। शायद वो भविष्य में कल्पना भी करते हो कि दिल्ली की राजधानी जूनागढ़ ले जाएं उठा करके, शायद ऐसे बहुत से शायद नरेंद्र मोदी पर लग चुके हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, दुनिया के सबसे बड़े भ्रष्ट नरेंद्र मोदी हैं। भ्रष्टाचार विपक्ष को कहते हैं, विपक्ष से चुन चुन कर भ्रष्टाचारियों को, विपक्ष छोड़ दीजिए, सारे भारत से चुन चुन करके भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में मिला लिया, मंत्री और संतरी बना दिया। भारत के सारे लुटेरे, सारे क्रिमिनल्स, सारे भगोड़े, सारे के सारे चोर, सारे के सारे, चाहे जिस भी माध्यम से देश की आम जनता को हानि पहुंचाने वाले लोग हैं, चाहे मेडिकल वे में हो, चाहे जिस तरह से भी हो, सबके सब अपराधियों को अपने संरक्षण में ले लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड खा करके। नरेंद्र मोदी कहते हैं सबसे ब्लैक मनी वापस लेंगे, लेके आएंगे। ओडिशा से ब्लैक मनी जा रहा है। चलिए ओडिशा पर हम आते हैं, पहले ये बातें कर लें। तो ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने जो दूसरों पर आरोप लगाए इस बीच, इस चुनाव के दौरान, इस 6 चरण के चुनाव के दौरान, वो भी नरेंद्र मोदी ने ही किया है और किसी ने नहीं किया।
यानी वो जब बोलते हैं, आरोपों की बात करते हैं, अपराधों की बात करते हैं, व्यभिचारियों की बात करते हैं, भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं, बलात्कारियों की बात करते हैं, तो लगता है जैसे नरेंद्र मोदी अपने बारे में बोल रहे हैं। लोगों को तो यही समझ में आता है। अब ऐसी स्थिति में कहने का मतलब, इतने नीचे गिरने के बाद, इतना वर्स्ट प्रधानमंत्री बनने के बाद, दुनिया के सबसे झूठे प्रधानमंत्री बनने के बाद, भारत के सबसे बड़े भ्रष्ट प्रधानमंत्री बनने के बाद, और भारत के सबसे बड़े गपास्टक, गप्पी जिसे कहते हैं, होने के बाद, गप तो यहां तक मारते मारते चले गए कि गांधी को ही नकार दिया, कह दिया गांधी को तो कोई जानता ही नहीं। इनके आने के बाद लोग गांधी को जानने लगे। चलिए, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये जब मैं प्रधानमंत्री बना उसके बाद से गांधी को लोग जानने लगे। उन्होंने कहा कि जब गांधी पर फिल्म बनी उसके बाद दुनिया उनको जानने लगी। लेकिन अब इस पर जवाब हमारे सोशल मीडिया और दूसरे राष्ट्रवादी पत्रकारों दे चुके हैं, उस पर क्या जवाब दूं। कहने का मतलब मेरे दोस्त, इतने कुकर्मों के बाद भी नरेंद्र मोदी, वही कहते हैं ना कि बिल्ली के लिए कहा जाता है 56 चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। पता नहीं 56 है या कुछ और भी हो सकता है, 36 चूहे होगा, कुछ भी होगा, माने बहुत से चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। तो बिल्ली देखिए कहां चली है। अब मेरे समझ में नहीं आता, नरेंद्र मोदी ध्यान करने का ड्रामा तो करेंगे, लेकिन आपको एक बात पता नहीं है कि कन्याकुमारी को भी लूट करके नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे हैं। कन्याकुमारी में खनन का ठेका अडानी को दिए हुए हैं, वहां के पहाड़ों को तोड़ करके अडानी लूट कर ले जा रहे हैं। इस पर भी एक बात चल रही है। खैर, नरेंद्र मोदी के घोटालों की कोई सीमा नहीं यार, उस पर बात क्या करें। नरेंद्र मोदी पर घोटाले पर, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार पर, नरेंद्र मोदी के दुराचार पर, नरेंद्र मोदी के व्यभिचार पर और व्यभिचारियों का गिरोह बनाने पर, इस पर बात करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसको हमने शुरू किया, गो बैक मोदी। तो गो बैक मोदी का नारा क्यों लग रहा है? दुनिया भर के पाप किए हैं, आखिर ऐसा कौन सा तूफान खड़ा हो गया जिसके लिए तमिलनाडु, जो भारत में सबसे सहिष्णु प्रदेश है, सबसे शांत प्रदेश है और सबसे मिलजुल कर रहने वाला प्रदेश है, यहां कभी कोई दंगे नहीं होते, कोई यहां हिंदू मुसलमान नहीं है। तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ इंसान है, कोई नहीं है यहां, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं। अपने घर में होंगे, अपने समाज में होंगे, अपनी आस्था और अपने मन में होंगे, अपने तौर तरीके में होंगे, अपने रहन सहन में होंगे, लेकिन एक दूसरे पर कभी नरेंद्र मोदी वाला हथकंडा नहीं अपनाते। यानी यहां नरेंद्र मोदी का पेट्रोल भी काम नहीं करता, यहां नरेंद्र मोदी का मतलब माचिस बुझ जाता है, काम नहीं करता। नरेंद्र मोदी ये तमिलनाडु में आग नहीं लगा सकते, चाहे पूरा भारत जला लें, लेकिन तमिलनाडु में कम से कम आग नहीं लगा सकते। फिर लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने मिलकर के, नरेंद्र मोदी उड़ीसा में कहते हैं कि रत्न भंडार की चाबी चोरी चली गई है और वो तमिलनाडु चली गई है। उनका इशारा वीके पांडियन पर है, जो अपना जीवन खपा दिए उड़ीसा के लिए, और जो सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं नवीन पटनायक के लिए, वहां के मुख्यमंत्री के लिए। उसके बारे में नरेंद्र मोदी ये कहते हैं। ये कह करके वो तमिलभाषी लोगों पर जो प्रहार करते हैं, जो अविश्वास प्रकट करते हैं, जो आरोप लगाते हैं, ये भूलकर कि वो भी किसी प्रदेश से हैं, गुजरात प्रदेश से, और सबसे ज्यादा भगोड़े, फ्रॉड और बैंक लुटेरे वहीं से हैं, इनके भाई बंधु। तो नरेंद्र मोदी ये बात कैसे कह सकते हैं? पूरे देश में जहां भी धारा 370 हटाया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अडानी को बेचने के लिए और किसी के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी ने कॉरिडोर बनाया काशी में, और वहां गंगा में अगर कोई नाव चलाई या कुछ इस पर्यटन से कुछ किया, वो भी वहां के यूनिवर्सिटीज में, बीएचयू यूनिवर्सिटी में, वहां के कॉलेजों में, शिक्षण संस्थानों में, या भारत के सभी जगह नरेंद्र मोदी छांट छांट करके गुजरातियों को भर डाला। वहां के विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा सब कुछ अडानी को बेच दिया। वहां जितने भी नावें चलती हैं, जो छोटे छोटे नाविक थे जो अपना रोजी रोटी चलाते थे गंगा में, वहां जो बड़ी बड़ी नावें चलती है सब गुजरातियों के हैं।
अयोध्या का पाइप, अयोध्या का पन्ना मतलब तिनका तिनका नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी और गुजरातियों को बेच दिया। अयोध्या के साइकिल स्टैंड का ठेका तक भी गुजरातियों ने लिया है, गुजराती ने लिया है। क्या यह प्रदेशवाद नहीं है? क्या यह नरेंद्र मोदी का थर्ड सेंस नहीं है? क्या यह नरेंद्र मोदी का कुकर्म नहीं है? इसे कर्म कहेंगे आप, इसे सुकर्म कहेंगे आप, क्या कहेंगे? आप कुछ सोच के देखिए। क्या भारत में सिर्फ गुजराती रहते हैं और कोई नहीं रहता? और यह बात मैं नहीं कह रहा, मुझे कहने की जरूरत नहीं, वहां के लोग यह आवाज उठा रहे हैं कि हमारे बेचुई में क्यों कोई आएगा, गुजरात से आ गया, यहां ये लगा लिया, गुजराती आ गया यहां, लोग उठाएंगे। सच तो यही है ना। नरेंद्र मोदी ने गुजरात को मॉडल बनाने का दावा किया था, मॉडल पेश किया था। तब मैंने यह बात उठाई थी कि क्या भारत का हर प्रदेश नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को पैदा करेगा या सहने की क्षमता रखता है? क्या हर्षद मेहता, केतन पारेख और न जाने नितिन संदेशरा जैसे न जाने कितने लुटेरे, क्या भारत के हर प्रदेश में अगर होंगे तो भारत का क्या हाल होगा? खैर, यह एक विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो बात उड़ीसा में कही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, और कम से कम एक प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। थोड़ा सोचना चाहिए था, थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी। अगर उड़ीसा उनके लिए उनका प्रदेश है, वहां के प्रधानमंत्री हैं, तो वो तमिलनाडु के भी प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी एक इतनी घटिया बात कैसे कह सकते हैं? और नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि नवीन पटनायक अचानक बीमार हुए, उनका हाथ पैर कांप रहा है, वो उनकी बड़ी गंभीर हालत है, इसके लिए भी जिम्मेदार लोगों की जांच होनी चाहिए। उनका इशारा नरेंद्र मोदी का सीधा वीके पांडियन पर ही था। नवीन पटनायक ने खुद ये इस बात का खंडन किया, ये कह करके कि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र तो हैं, लेकिन न जाने इस तरह से ऊल जुलूल बातें क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। यानी इसका खंडन भी किया कि मैं स्वस्थ हूं, क्यों नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कर रहे हैं। देश में बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया कि कहीं नरेंद्र मोदी का अगला निशाना नवीन पटनायक तो नहीं है। खैर, वो छोड़ दीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह बात नहीं कहनी चाहिए थी, और अगर उन्होंने कहा है तो इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। आज ईडी, सीबीआई, सत्ता सब कुछ उनके हाथ में है, लेकिन कल इसका जवाब देना पड़ेगा कि इतनी घटिया बात वो कैसे कह सकते हैं। और इसी बात की नाराजगी है तमिलनाडु में, और इनके भी इनसे 10 हाथ आगे निकलते हुए अमित शाह ने यहां तक कह डाला उड़ीसा में कि कोई तमिल वाला उड़िया में राज करेगा क्या। ताल ठोक ठोक करके उन्होंने मंच से यह बात कही। अब उसके बाद भी अगर नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु में आकर ड्रामा करने की कोशिश करेंगे, जो ड्रामा कर रहे हैं, कौन सा तमिल भाषी या कौन सा तमिलनाडु का व्यक्ति नाराज नहीं होगा, दुखी नहीं होगा और विरोध नहीं करेगा? उनका विरोध करना जायज है। अगर तमिलनाडु में यह ट्रेंड कर रहा है, अगर पूरे सोशल मीडिया में यह ट्रेंड कर रहा है गो बैक नरेंद्र मोदी, तो उनकी मांग या उनका कहना या तमिलनाडु का कहना जायज है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर इसी तरह की बात की है। वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह से किसी अच्छी भाषा, किसी अच्छे विचार की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। फिलहाल दोस्तों, मेरा इतना ही कहना है कि नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने जो उड़ीसा से तमिलनाडु के लोगों पर प्रहार किया, उनके दिल पर चोट पहुंचाई, उसके एवज में अगर तमिलनाडु में गो बैक नरेंद्र मोदी हो रहा है तो गलत तो नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी ध्यान में जाने से पहले माफी मांगेंगे? मांगनी चाहिए। खैर, नहीं मांगेंगे। वैसे तो अब जा रहे हैं, आगे की उम्र उन्हें ध्यान ही लगाना है। कहां लगाएंगे? कहीं भारत से बाहर या भारत के अंदर? भारत के अंदर कहां लगाएंगे आप भी जानते हैं, भारत के बाहर रहे तो भी लगाना तो है ही है। आगे उनके जीवन में ध्यान ही है। अब तक 10 सालों में
या यूं कहें कि वो मुख्यमंत्री थे तब से लेकर जितने पाप किए हैं उसका प्रायश्चित तो नरेंद्र मोदी को करना ही होगा। नमस्कार।